क्या सही में सेथ रॉलिंस समर स्लैम में रेफरी का रोल करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर अब मंडे नाइट रॉ में जो उन्होंने वस्त्र पहने उसके बाद अब समर स्लैम में और क्या बढ़िया पहन सकते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और पिछले कुछ हफ्तों से मैं कह सकता हूं कि ये बेस्ट वीडियो है जिसको बनाने में मुझे मजा आता है, स्पेशली जिस तरीके के रॉ के शोज जा रहे हैं। आज भी पूरे एंड तक देखने के बाद आपको सारी चीज अच्छे समझ में आएंगी। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है सेथ रॉलिंस के साथ। उन्होंने पहले ट्विटर पर इस बात को अनाउंस कर दिया था और जैसे ही उनकी एंट्रेंस हुई सबकी नजरें उनके जो आउटफिट है, जो उनके रंगीले कपड़े हैं उसके ऊपर जाती है। जहां रंगीले तो नहीं थे वैसे, लेकिन सेथ रॉलिंस का जो मिजाज है वो रंगीला है, बट कपड़े ब्लैक एंड व्हाइट थे रेफरी होने की वजह से। इवन जो जूते भी हैं सेथ रॉलिंस के वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रेफरी के स्टाइल में होते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो है थीम को मैच करने की कोशिश करी। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, कहते हैं 5 ही दिन दूर है समर स्लैम और अब चलो बुलाते हैं जो दोनों कंपीट करने वाले हैं ताकि मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे बता सकूं। इसके बाद सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक की एंट्री पर एक चीज होती है, जब वो क्राउड की तरफ देख के ऐसे इशारा कर रहे होते हैं। हम कितने लोगों को समझ में आया कि सेथ रॉलिंस वो क्या इशारा कर रहे थे? जिसको समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताना। ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्री होती है। अब सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं बीच में, वो देख रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस एक दूसरे को देख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इस सेगमेंट में ज्यादा टाइम देने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ मस्त चीजें हुई हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा सुनना इसको अच्छे से क्योंकि यहीं पे असली मजा है। वो कहते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मतलब सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर इतने गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने वाले उंगली भी उठाओगे तो ये मैच समर स्लैम का नहीं होने वाला, और अगर तुम में से कोई मेरे ऊपर भी हाथ उठाएगा तो भी ये मैच समर स्लैम में नहीं होने वाला। तो हमको ये तो पता चल गया था कि आज जो है मंडे नाइट रॉ में ये कोई घूंसेबाजी नहीं करने वाले, सिर्फ जो चीजें हैं वो बातों से होने वाली हैं। और ऐसा रेयरली ही होता है कि मैं खुश था ये सुन के, क्योंकि मैं चाहता ही था कि ये जो तीनों बंदे हैं वो अपने मन की बातें बोलें और उसी से ये जो स्टोरी है वो और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आगे होता है सीन कुछ ऐसा कि सीएम पंक तो चले जाते हैं रिंग से। वो कहते हैं भाई जब मार पिटाई नहीं करनी तो मैं क्यों जाऊं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई तेरे अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल है? देख जैसे मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूं तू भी चुपचाप खड़ा हो सकता, ना कि तू डरपोकों की तरह वहां पर जाए। इसके बाद सेथ रॉलिंस भी बोलते हैं यार इन तुम दोनों के चक्कर में मैं इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि जो तुमने ऑफिशियल्स के साथ किया है, क्योंकि जो रेफरी है वो तो फिर उन्होंने कैसे ड्रू मैकिंटायर ने भी टपका दिया था, तो सेथ रॉलिंस को यहाँ पे आना पड़ा। और अगर तुम ज्यादा ऐसी कोई बकवास करने वाले हो तो मैं वैसे भी बैक स्टेज जाके ये जो अपने कपड़े हैं वो एडम पियर्स को दूंगा। वो उसको रेफरी की शर्ट बोलते हैं। मैं सोच रहा था वो शर्ट किस एंगल से सेथ रॉलिंस को लग रही है, तो यानी कि उनके लिए वो थोड़ी सी नॉर्मल चीज है, भले आपको देखने में वो अलग लग रही हो। इसके बाद लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं ऐसा करने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है ड्रू मैकिंटायर ये फाइट चाहता है, ये लोग ये फाइट चाहते हैं, मैं भी ये फाइट चाहता हूं। सीएम पंक अगर तू भी ये फाइट चाहता है तो तू रिंग में आ। तो जिस तरीके से बातें परोस के बोला गया, अब सीएम पंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सीएम पंक रिंग में आ जाते हैं और इस दौरान ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को बोल रहे होते हैं कि भाई देख हम दोनों भी बहुत ज्यादा लड़े हैं, बहुत सारी एक दूसरे को बातें बोली हैं, कभी कभी तू भी आर्स रहा है मैं भी आर्स रहा हूं, जो कि थोड़ा सा पीजी वर्ड है अभी बोलने के लिए, लेकिन हम दोनों प्रोफेशनल रहे हैं। लेकिन ये बंदा सही में कैंसर है, वो कॉर्पोरेट पंक करके कॉल कर देते हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि जो हिस्ट्री रही है सीएम पंक की, अब मैं डेट वैसे आपको कभी बता सकता हूं, सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली आ रही है लेकिन मैं बोल नहीं रहा क्योंकि वो फिर शेड्यूल कहीं मिसमैच ना हो जाए। बस सब कुछ मामला आपके लिए तैयार है। सेथ रॉलिंस अब एक्सप्लेन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने वाले हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक ही रूल है और वो रूल ये है कि तुम दोनों बंदों को मैच के पूरे टाइम मेरी सुननी पड़ेगी। जब मैं बोलूंगा कि हाँ भैया टैप आउट हो गया तो टैप आउट हो गया, मैं 10 तक काउंट करूं, 20 तक काउंट करूं, मैं 1 मिलियन तक काउंट करूं, सब कुछ मेरे हिसाब से होने वाला है। तो सेथ रॉलिंस ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कुछ वो अलग बताने वाले, सिंपली जो सेथ रॉलिंस बोलेंगे वही बात उनको सुनिए। और ऑब्वियसली रेफरी का रोल ही होता है। सेथ रॉलिंस ये भी समझा देते हैं अच्छे से कि भाई मैं कोई रेगुलर रेफरी नहीं हूं जिसको तुम मार पटक सको, मैं फाइट बैक करके तुम्हें भी अच्छे से तोड़ मोड़ सकता हूं। इसका जो जवाब सीएम पंक देते हैं वो कहते हैं कि तू, मैं होप करता हूं जो रेफरी वाली जॉब है अच्छे से करेगा, बेटर देन यू ड्रेस्ड, क्योंकि वो कपड़े ही कुछ इस तरीके से पहने हुए थे जो सीएम पंक की नजर में थे, भाई ये क्या पहन के आया है। इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तेरा कुछ भी प्लान है मेरे को स्क्रू करने का तो ठीक है, उससे मैं डील कर लूंगा, लेकिन गलती से भी मेरी हेल्प मत कर देना। मतलब सीएम पंक को बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए सेथ रॉलिंस की किसी भी फैशन में। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं अबे भाई तू कहां है, सेथ रॉलिंस के रेफरी होने की बात कर रहा है, यहाँ 6 फुट 5 इंच का लंबा चौड़ा बंदा खड़ा हुआ है, तुझे उसके बारे में ज्यादा वरी होना चाहिए कि वो तेरे साथ क्या करने वाला है। ये जो सारे लोग हैं सीएम पंक का चैंट हमेशा करते रहते हैं,
मैं सुपर मार्केट में जाता हूं तब भी ये सारे लोग जो है वहां पे तेरा नाम ही चिल्लाते रहते हैं। तो इस सारी प्रॉब्लम से अब ड्रू मैकिंटायर आगे बढ़ना चाहते हैं। मस्त बात तो ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो में यहां से मुझे ये लगी कि वो बोलते हैं कि रॉयल रंबल में तो मैं चाहता भी नहीं था कि मैं तुझे मारूं, तुझे इंजर्ड करूं, लेकिन तू इंजर्ड हो गया। अब सोच मैच होने वाला है हम दोनों का, और मैं तेरा एनिमी नहीं हूं, वो एनिमी एक्चुअल में वो बेल है। जब वो बजेगी तो उसके बाद मैं जो तुझे असॉल्ट करने वाला हूं, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मैं तेरा जॉ तोड़ दूंगा। मतलब ड्रू मैकिंटायर तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि वो मैच करने नहीं, बस सीएम पंक का खात्मा करने के लिए आए हैं। सेथ रॉलिंस को भी बोलते हैं कि भाई तू कह रहा है भली फेयर सब कुछ होगा, लेकिन तुझे भी रुकना पड़ जाएगा, बट मैं तो इतना मारूंगा जब तक इसका दिल धड़कना बंद नहीं हो जाता। तो इतनी जो सीरियस लाइंस है वो बोलते हैं यहाँ पे वो सीएम पंक के लिए। एंड देन कहते हैं कि मेरे को समर स्लैम में ऐसा काम करना है जो कि मैं फ्री में भी कर देता, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। और मैं सही बताऊं, सीएम पंक ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर से अब तक जो करियर रहा है हर मामले में बेटर है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर प्रोमो में भी जिस तरीके से आउटशाइन कर रहे हैं सीएम पंक को, आउटशाइन भी नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा कि मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो कम बेटर था सीएम पंक से, इवन ये जरूर बोल सकते हो कि ज्यादा था। और इतना एक्सपीरियंस सीएम पंक को उतने टाइम से, इतनी पर्सनल फ्यूड है उसमें भी ड्रू मैकिंटायर शाइन करने, भाई इस बंदे ने कुछ तो बहुत तगड़ा वाला होमवर्क किया अपने ऊपर। एंड देन सीएम पंक का जवाब होता है कि भाई तू इतना लंबा है, चौड़ा है, मैं तेरे जैसा इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तू ही स्टूपिड है क्योंकि तू अपने लिए खुद ही जो गड्ढा है उसको खोदता है। वो बोलते हैं कि सारी जो चीजें गलत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ ड्रू मैकिंटायर खुद के लिए है। अब यहां से मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जो कि सेगमेंट की क्लोजिंग ही था। वो बोलते हैं कि मेरे पास लोग हैं जो मेरा नेम चैंट करने के लिए हैं, तो ड्रू मैकिंटायर तेरे पास क्या है। इतने में ही ड्रू मैकिंटायर ने हाथ में ब्रेसलेट ऐसे करके दिखाया, और सीएम पंक जो जाके चढ़े उनके ऊपर गुस्से में, ऑब्वियसली उनको रियलाइज हो गया था कि अगर अभी मारामारी करी तो समर स्लैम में मैच नहीं होगा। तो बेचारे सीएम पंक के पास सिर्फ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक वो हेल्पलेस, लाचार, कुछ भी बोलना हो आप उसे बोल सकते हो कि बस वो ऐसे दिख रहे हैं यार कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो गुस्सा दिला दिया था ड्रू मैकिंटायर ने वहां पर सीएम पंक को, सीएम पंक का म्यूजिक ही हिट हो रहा था वहां पे, लेकिन फिर भी विनिंग तो ऐसा लगा एंड में ड्रू मैकिंटायर की हुई है। और ये मैं बोल ही रहा हूँ भाई, अब इसको कितना ही अप्रिशिएट करूँ, मस्त किल कर दिया इन्होंने। और डेफिनेटली इस पूरे सेगमेंट के बारे में आप भी अपने ओपिनियन जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है शो पर बैक स्टेज से जो क्लब हाउस है पूरा टूट फूट चुका है, सबको पता है ये चीज किसने करी है, लिव मॉर्गन ने। रिया रिप्ली कहती है हमारा क्लब हाउस तो दोबारा बन सकता है, लेकिन जो मैं समर स्लैम में करूंगी लिव मॉर्गन के साथ, उस चीज को रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चीज होती है शो पर ओटिस एंड टोजावा वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में मैच, और बहुत मस्त आपको मैच लगेगा। स्पेशली अकीरा टोजावा जिस तरीके से अंडरडॉग हमेशा लगते हैं, वो मैच में परफॉर्मेंस करते हैं। ओटिस कैटरपिलर के लिए जाते हैं, उसको वो एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। मिड रोप से ओटिस को एक बैक सुप्लेक्स लगाया गया, जिस पर फिर ओटिस हार जाते हैं, मतलब ओटिस एंड अकीरा टोजावा हार जाते हैं। चैट गेबल अटैक कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वाइट 6 की एंट्री होती है। 3 बंदे चल के आते हैं रैंप से, और आज हमको वाइट 6 के बंदों की अनमास्किंग भी दिखी है फाइनली, जो कि ऑब्वियसली एरिक रोवन, जो गेसी एंड डेक्स्टर ल्यूमिस से इन्होंने जो है बाजा बजा दिया। पीछे से जो निकी क्रॉस हैं वो भी कूद के गिरती हैं चैट गेबल के ऊपर, और जो आइडेंटिटीज हैं आज वो रिवील हो चुकी हैं वाइट 6 की। इसके बाद अंकल हाउडी भी आते हैं रैंप पर, और चैट गेबल जैसे ही उनको देखते हैं तो उनकी फट जाती है। अभी मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट सा लग रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ सी फील हो रही है वाइट 6 के बारे में, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट चीज होती है शो पर शेमस वर्सेस ब्रॉनसन रीड का मैच, बहुत ज्यादा फिजिकल था। ब्रॉनसन रीड ने जिस तरीके से वो अनाउंसर टेबल के ऊपर ही फेंक के मारा शेमस को, व्हाइट नॉइस जो उन्होंने मिड रोप से लगाया। बट इस मैच में मेन कहानी होती है जब पीट डन ने आके वो क्या बोलेंगे उसे शिलेले बोलते हैं, आई थिंक वो आयरलैंड से ही इसका कुछ तो ओरिजिन है, क्योंकि शेमस को भी यूज करते हुए देखा होगा आपने ये। एंड देन इसका फायदा ब्रॉनसन रीड ने उठाया, सुनामी लगा दी उन्होंने, और ये वाला मैच जो है वो जीत चुके हैं। शो पर जे उसो वर्सेस कार्लिटो का भी मैच था, जो कि जबरदस्ती ऐसा लगा कार्लिटो को पिटवाने के लिए बनाया गया है। रिंग साइड पर किसी की कोई खास हेल्प भी नहीं थी, एक स्पीयर लगता है कार्लिटो को, शॉर्ट मैच ही था वैसे ही, और इसके बाद जे उसो वाला मैच जीत जाते हैं। जे उसो के साथ कुछ और अब अच्छी चीज होनी चाहिए, वो रिया रिप्ली वाली स्टोरी लाइन तो अभी फिलहाल ऐसे देख के लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ कट चुकी है, और अगर कट गई है तो फिर इसको किया ही क्यों था। इसके बाद हमको शो पर एक्जेवियर वुड्स वर्सेस कैरन क्रॉस का भी मैच होता है। कैरन क्रॉस ने मजाक उड़ा दिया यहाँ पे कि बोलना चाहिए था कोफी किंगस्टन को, जब वो 6 सेकंड में ही मैच हार गया था तो उसको तभी रिटायर हो जाना चाहिए था। मारामारी होती है इनके मैच में, ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है इसका, कैरन क्रॉस ये वाला मैच जीत जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो है ये सारे स्टैंड टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज होती है बैक स्टेज से, तो या बोल सकते हो एक ऑब्वियसली फिल्म किया था, फुटेज वीडियो पैकेज था, जहां पर लिव मॉर्गन अपनी सारी जो डोमिनिक से जुड़ी हुई मेमोरीज हैं उनको जला रही है। कहती है मैंने तो सोचा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो एक मैन है, लेकिन वो एक्चुअल में निकला रिया रिप्ली की लिटिल BITCH। और उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि वो जो 3 वर्ड्स होने वाले हैं वो सुनना चाहेंगी समर स्लैम में, अपना जो रिवेंज स्टोर है उसको वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस बार ये 3 वर्ड्स वो नहीं है जो कि हम सोच रहे हैं कि वो वाले हैं।
ये वर्ड है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है लिव मॉर्गन का, और वो है अच्छी तरीके से रिया रिप्ली की भी तोड़ाई करना। नेक्स्ट शो पर सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है। इसमें भी बोलते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो अकेले होने वाले हैं। शुरू में तो डोमिनिक मिस्टीरियो भाग ही रहे थे, उसके बाद सैमी ज़ेन ने यहाँ पर एक्सप्लोडर लगाया, हेलुआ के लिए भी वो जा रहे होते हैं, बट जेडी मैकडोना कार्लिटो आ जाते हैं, ब्लू थंडर बॉम्ब भी लगाया, एंड देन जेडी मैकडोना और साथ में कार्लिटो सब मैच में ही कूद गए। इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो जाता है। जे उसको सेव करने के लिए आते हैं, सेव उन्होंने कर भी लिया, बाहर की तरफ एक डाइव लगाई, लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। आज भी वो सोच रहे थे कि स्पीयर मारेंगे, लेकिन वो स्पीयर जो कि लगी रहा था कि हिट हो ही गया, बट अगर उसको देखोगे इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, तो सैमी ज़ेन ने वो ब्लॉक कर दिया था, वो मार के भगाते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर फिर से आते हैं, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। तो फिलहाल तो ब्रॉन ब्रेकर को ही भागना पड़ गया है। अब समर स्लैम में मैच है, देखते हैं कौन जीतेगा। बहुत जल्दी प्रेडिक्शन वीडियो भी आने वाली है, और प्रेडिक्शन वीडियो ऐसा लग रहा है कि ईजी नहीं होगी इस बार। नेक्स्ट शो पर होता है VHS टेप, मर्सी द बजर्ड वो दिखता है हमको, एंड देन वो डेक्स्टर ल्यूमिस की आइडेंटिटी है, रन जैसे ब्रेव हार्ट बोलते थे वो भी चीज़ होती है। और जिसका ट्रांजिशन था वो सीधा होता है चैट गेबल की तरफ। चैट गेबल कहते हैं अरे भाई मैंने आइडेंटिटीज पता कर ली है कि वो बंदे कौन है, वो है एरिक रोवन, वो है डेक्स्टर ल्यूमिस, वो है जो गेसी। एडम पियर्स बोलते हैं मुझे तो पता ही है। तो कह क्या, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए मैच भी ऑफिशियल हो गया, 6 मैन टैग टीम मैच, चैट गेबल और उनकी टीम वो क्रीड ब्रदर्स और ये जो साथ में 3 बंदे हैं ये कंपीट करने वाले हैं नेक्स्ट रॉ में। मेरे को अचानक से ये अजीब लगा कि अभी तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मंडे नाइट रॉ में आके बिल्कुल सब कुछ ना ऐसे इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तो वो जो ट्रांजिशन है, मुझे मतलब ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत हुआ है अभी, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एक क्रिप्टिक कैरेक्टर है। अब उसको ऐसा बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि तभी मैच हो पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी कर लेंगे। तो वो एक स्वीट स्पॉट WWE को आई थिंक यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी वो जो क्रीपी और सीक्रेट रहने वाली मिस्टीरियस वाली साइड है उसको मेंटेन कर सकें और एक्चुअल में परफॉर्म भी कर सकें। तो देखते हैं WWE इसको कैसे फिगर आउट कर रही है। नेक्स्ट होता है शो पर, इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें भाई, लारा वाल्किरी, केटन कार्टर, कटाना चांस वर्सेस सोनिया डेविल, जो स्टार्क एंड शेना बेजलर। ऑब्वियसली जो सोनिया डेविल की टीम है वो मैच जीत गई है, Z360 लगता है एंड में, बट डैमेज कंट्रोल ने आके कन्फ्रंट किया और अब ऐसा लग रहा है कि विमेंस डिवीजन में भी ये फैक्शन वाली फ्यूड जो है होगी। और शो का मेन इवेंट होता है गुंथर वर्सेस फिन बैलर के बीच में। अच्छा शुरू में इसमें बैक एंड फोर्थ एक्शन था, बट ये मैच को कम टाइम दिया और मैं समझ गया था कि इस मैच का एक ही पर्पस है और वो है डेमन प्रीस्ट और गुंथर के बीच में थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी दिखाना। स्लीपर होल्ड में बहुत बार गुंथर ने डाला भाई, वो मुझे बोर कर रहा था इस मैच में। एंड में स्लीपर होल्ड से ही वो जीते, लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने स्टिल जो अपना होल्ड है वो अप्लाई करके रखा हुआ है फिन बैलर पे। इसके बाद डेमन प्रीस्ट आते हैं और ये आप बोल सकते हो जो ब्रॉल हुई है गुंथर और डेमन प्रीस्ट के बीच में, ये इतनी ज़्यादा लेजिट फील होती है कि भाई मतलब रोक लो इनको सही में। ये शायद समर स्लैम होने से पहले ही अपना कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि फिर ये चैंपियनशिप मैच में भी compete नहीं कर पाएंगे। और इतना मारा एक दूसरे को घुसेड़ के, वैसे ज़्यादा तो डेमन प्रीस्ट नहीं बजाया है, उन्होंने ही बजाया, वैसे एक तरफा ही बजाया है, 1-2 पंच बीच में गुंथर ने मार दिया वो अलग बात है। बट ये शो भी ऐसे ही ऑफ एयर जाता है जब डेमन प्रीस्ट जो है गुंथर को बजा रहे थे। बहुत एंटरटेनिंग हो रहा है भाई मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। 1-2 बेकार चीज़ होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भाई तो इसे लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना। देखो बहुत मस्त तरीके से बताता हूँ आपको हर हफ्ते सब कुछ। ये वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उन दोस्तों के साथ भी वैसे शेयर कर सकते हो जो WWE में इंटरेस्टेड हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।